Friends, welcome to the class. I am Shivam Pandey and I am going to continue first chapter of class 9 science, that's name is matter in our surrounding. It's part 4. I have already completed 3 parts and 1 video of question explanation. I had made last video, that was question video. For questions were which is given here, the mass per unit volume. इसके वीडियोज मैंने बनाए थे, प्लीज वॉच देम. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट. एंड आई कंटिन्यू दिस. आवर पॉइंट इज, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कलर चेंज कर दिया. इसको करते हैं. We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हम सभी अपने अनुभव से, ऑब्जर्वेशन मतलब अनुकूलन, ठीक है, हमने जो भी ऑब्जर्व किया है उससे हमको ये बात पता है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, तो वाटर भी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट है सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. तो वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं. सॉलिड के रूप में आइस है, लिक्विड के रूप में वाटर है जिससे हम सब परिचित हैं एकदम अच्छे से, और गैस के रूप में वाटर वेपर है, उससे भी हम सब परिचित हैं. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answers to these questions, isn't it? क्वेश्चन है कि जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है. कहा कि जब मैटर अपनी अवस्था को बदलता है, पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, मैटर मीन्स पदार्थ, स्टेट मीन्स अवस्था. जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? भाई हमने पढ़ा है कि पार्टिकल पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, हम कस के पकड़े रहते हैं, उनके बीच खाली जगह होता है, ठीक है, उनके बीच मोशन होता है. ये सारी चीज़ें हमने पार्टिकल्स के बारे में पहले पढ़ी है. अब उनके बारे में पूछ रहा है क्या होगा. कह रहा है कि ये बदलाव कैसे होगा. हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? अवस्था का बदलाव कैसे होगा. वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. हमें इन प्रश्नों का जवाब चाहिए. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैटर के अंदर क्या होता है. जब हम मैटर को चेंज करते हैं, उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, तो हमें उसके लिए 2 चीज़ें हैं. या तो हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं या फिर प्रेशर. टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर मतलब बढ़ाएंगे. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, उस एनर्जी की वजह से वे वाइब्रेट करना शुरू होंगे, उनके बीच का जो खाली स्पेस है वो बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर भागना शुरू करेंगे और मैटर अपनी स्टेट जो है वो खो देगा, टूट जाएगा. अब फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अगर मैटर के टेम्परेचर को चेंज करें तो क्या प्रभाव पड़ता है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 1.12 एक एक्टिविटी करा रहा है कि इसको कर लो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा. टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर. एक बीकर में लगभग 150 ग्राम बर्फ ले लो. एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. एक लेबोरेटरी थर्मा को क्या करो, ऐसे थर्मामीटर को लटका दो, ठीक, ऐसे लटकाओ कि ये थर्मामीटर जो है और बीकर के तल को, बॉटम को, यहाँ बेस को टच ना करे, उससे ऊपर ही रहे. देख रहे हो ना कि थर्मामीटर और थर्मामीटर के टिप में और बीकर के बॉटम में, निचली सतह में अंतर है, पूरी तरह से टच नहीं हुआ है. आपको इस तरीके से लगा देना है और नीचे बर्फ़ भर देना है. बीकर में क्या भरना है? बर्फ़. इस सेटअप को देख लो. यह है आयरन स्टैंड, लोहे का स्टैंड है जो आपको लैब में काम करने के दौरान मिलेगा. थर्मामीटर है, ग्लास स्टीरियर है, मतलब शीशे का स्टीरियर है जिससे आप उसको लगातार चलाते रहो, मिलाते रहो. बीकर है, बर्फ़ है, बर्नर है जो कि लगातार हीट प्रोवाइड करेगी. फिर एक देखो, फिर से आयरन स्टैंड है, थर्मामीटर है, ग्लास स्टीरियर है, बीकर है. अब आइस हीट होते होते क्या बन गया? वाटर बन गया, ठीक. फिर वाटर से वाटर वेपर भी बना के आपको दिखाएंगे. देखो दोनों ही यहाँ पे हैं. पहला है कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए है. दूसरा है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, वाटर से वाटर वेपर बनाएंगे, उसका है.
तो आपको दो अलग अलग सेटअप की जरूरत नहीं है, आप एक ही सेटअप से दोनों चीज़ कर सकते हो। पहले आइस से वाटर बन जाएगा, फिर आगे वही वाटर वेपर बनेगा। अब शुरू करते हैं कहानी को। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। लो फ्लेम पे बीकर को गर्म करना शुरू कर दो। ठीक है, लो फ्लेम मतलब बहुत धीमी आंच पे गर्म करो। नोट द टेम्परेचर, उसमें उसका जो तापमान है उसको लिख लो। व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जब बर्फ पिघलना शुरू कर दे उस टाइम का टेम्परेचर लिख लो। नोट द टेम्परेचर व्हेन द ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब पूरा बर्फ जो है पानी बन गया है उस टाइम का भी टेम्परेचर मेजर करो। सेम टेम्परेचर रहेगा, मतलब जब तक पूरा आइस था तो भी वही टेम्परेचर रहेगा, और जब पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर बन चुका है तो भी वो क्या रहेगा, सेम टेम्परेचर रहेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब इसको आप लिखो, नोट करो और देखो कि क्या बदलाव हुआ। तो बदलाव ये होगा कि सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर अगर आइस पे 0 डिग्री सेल्सियस था तो वाटर पूरा बनने के बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब फिर से क्या करना है, ग्लास रॉड डालना है बीकर में और उसको चलाना है तब तक जब तक ये पानी उबलना शुरू न कर दे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर। अब थर्मामीटर की रीडिंग पे ध्यान से देखना है। ठीक, अब जब पानी उबलना शुरू कर दे उस टाइम का रीडिंग नोट कर लो। ठीक है, पानी उबलना स्टार्ट कर दिया, फिर जब पानी उबल के भाप बनना शुरू कर दे उस टाइम का भी रीडिंग नोट करो। देखोगे कि टेम्परेचर अभी भी, अगर जब पानी उबल रहा था तो 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा। ठीक, और जब भाप बनना शुरू हो जाएगा तो भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। अभी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई हम टेम्परेचर को पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी हीट तो हम कंटिन्यू दे रहे हैं ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न है भाई कि जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हो ना, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट या उसके बॉइलिंग पॉइंट से उबलने का जो तापमान है बॉइलिंग पॉइंट है, पिघलने का जो तापमान है वह मेल्टिंग पॉइंट है। उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो भाई अब जो हीट आप दे रहे हो ना वो उसकी अवस्था को बदलने में खर्च हो रहा है। जैसे बर्फ़ को पानी में पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन आप लगातार हीट कर रहे हो ना, तो हीट कहाँ जा रही है? वो बर्फ़ को पानी में पिघलाने के लिए खर्च हो जा रही है। इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ऐसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ी ना, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जब आप सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी के कारण द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, तो जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वे अधिक गति पे क्या करते हैं? कंपन करना शुरू करते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि जब हम किसी भी ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, वह क्या होती है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब जब कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है तो कण क्या करते हैं? अपनी जगह पर पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से कंपन करना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ऊर्जा के द्वारा जो, गर्मी के द्वारा जो ऊर्जा उसको प्राप्त हो रही थी, वह कणों के बीच में जो आकर्षण बल था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको क्या करती है? तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है। द पार्टिकल्स हैव लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अब जो कण हैं वे अपनी जो निश्चित स्थान था उसको छोड़ देते हैं और आज़ादी पूर्वक घूमना शुरू कर देते हैं और खुल जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। आई स्टेज इज रिच्ड, एक अवस्था ऐसी आती है व्हेन, जब द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, और एक ठोस पिघल करके एक द्रव्य में बदल जाता है। अब यहाँ पे है द मिनिमम टेम्परेचर, ये आपको याद करना है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वह कम से कम तापमान जिस पर एक ठोस पिघल करके एक द्रव्य बन जाता है वातावरणीय दाब पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। गलनांक तापमान, मेल्टिंग को हिंदी में गलनांक कहते हैं। तो जिन्हें नहीं पता लिख लो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। करा किसी भी ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह इस बात की ओर इशारा करता है, वह बताता है कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में कितनी ताकत है, कितनी पकड़ से एक दूसरे को के साथ बंधे हुए हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा कणों के बीच में आकर्षण बल होगा ना, जितनी ताकत से एक दूसरे को पकड़ के रखे होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। से वाटर का 100, आइस का 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है
ठीक। लेकिन बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनका 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस में भी 1000 के ऊपर है, तब जाके वो पिघलते हैं, उससे पहले नहीं पिघलते, इतने स्ट्रांग होते हैं, उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है। अब कह रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन है। ठीक, अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, सेल्सियस में कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है वह 273.15 केल्विन ही होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। करें पिघलने की जो विधि है, जिसको हम जानते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, ठोस से जब द्रव में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसको मेल्टिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम फ्यूजन भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। कह जब एक ठोस पिघलता है उसका तापमान नहीं बढ़ता, तापमान वही रहता है पहले जितना था, लेकिन पूरे प्रोसेस दौरान लगातार उसको गर्म करते रहते हैं। सारी एनर्जी कहाँ जाती है? तो मैंने बताया ना कि भाई बर्फ़ का तापमान जितना था उतना ही पानी का भी रहेगा, पानी में बदलने के बाद भी। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि जो इतनी देर तक गर्म किया सारी एनर्जी कहाँ पे चली गई? भाई वो सारी एनर्जी सॉलिड को तोड़ के लिक्विड में बदलने के लिए चली गई, और उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने अवश्य अनुभव किया होगा दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी टेम्परेचर बदलता नहीं है, उतने पे ही रहता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, जब पूरा बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा तब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। दिस हैपेंस इवन डू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। यह तब होता है जब हम लगातार बीकर को गर्म करते रहते हैं। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब हम लगातार उसको ऊर्जा देते रहते हैं। दिस हीट गेट्स अप इन चेंजिंग द स्टेट। यह सारी गर्मी जो हम उसको दे रहे हैं वह स्टेट मतलब अवस्था को बदलने में खर्च हो रही है। बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यह सारी ऊर्जा खर्च हो रही है कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो आकर्षण का बल था, पकड़ के उन्होंने दूसरे को रखा था, उसको हटाने में सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। एज दिस हीट एनर्जी इज absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। हम देख रहे हैं कि सारी ऊर्जा जो है वह बर्फ़ सोख लेती है, ठीक है, और कोई तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि बीकर के अंदर जो कंटेंट है, मतलब जो बर्फ़ है, ठीक है, सारी ऊर्जा को कौन सोख रहा है? वह कंटेंट सोख रहा है। मतलब हम बीकर के अंदर बर्फ़ रखे थे तो बर्फ़ सारी ऊर्जा को सोख रहा है, और उस ऊर्जा को हम लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त उष्मा, हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा। द वर्ड लेटेंट मीन्स, भाई जो लेटेंट शब्द है इसका अर्थ होता है हिडन, छिपा हुआ, गुप्त। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, इसीलिए हम कहते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। करा कि वह ऊर्जा की वह मात्रा जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए वातावरणीय दाब और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसके गलनांक बिंदु पर, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रहे, गलनांक बिंदु रहे टेम्परेचर, और प्रेशर कितना रहे? 1 atm रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। तो जितना ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी, जो ऊर्जा खर्चा होगी, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ लेते हैं, तो किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? वाटर के पास, क्योंकि बर्फ़ से पानी बनाने में जो ऊर्जा खर्च हुई है वह वाटर में स्टोर्ड है, वाटर के अंदर ही स्टोर्ड है। मतलब हम फिर से जब पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, भले ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं रहेगा, तो उसमें से हीट रिलीज होगी, गर्मी बाहर आएगी। देखते हो ना फ्रिज क्या करता है, आपकी पानी को ठंडा जब करता है, नॉर्मल पानी को ठंडा, ठीक, तो या जब नॉर्मल पानी से बर्फ़ बनाता है तो बहुत सारी गर्मी बाहर फेंकता है। तो भाई वही जो गर्मी उसके अंदर लेटेंट हीट छिपी हुई थी, उसी गर्मी को निकालता है, उसे बाहर फेंकता है, और उसकी अवस्था में बदलाव
कर देता है। आगे है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम वाटर पार्टिकल्स को ऊर्जा देते हैं, गर्मी देते हैं, तो वे पहले की तुलना में थोड़ा सा तेज़ गति से गति करना शुरू कर देती हैं, हिलना डुलना शुरू कर देती हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक अवस्था आती है जब तापमान इतना हो जाता है कि पार्टिकल्स के पास पर्याप्त एनर्जी होती है, उनके बीच में जो आकर्षण का बल लगा है, जो दूसरे को पकड़ के रखे हैं, उसको तोड़ देते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर, इस तापमान पे आने के बाद द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, तब जो द्रव्य है वह गैस में बदलना शुरू कर देती है। जैसे बर्फ़ पानी में बदलना शुरू की थी, वैसे ही पानी क्या होगा, गैस में बदलना शुरू करेगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ पे क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था। जिस तापमान पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो सॉलिड क्या हो, लिक्विड में बदलने लगे, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब वह तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड, ठीक है, गैस में बदलना शुरू कर दे बिना कोई चेंज किए, ठीक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रहे, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, यह एक साथ होने वाली घटना है। मतलब कि आप गर्म करना शुरू करोगे तो तुरंत नहीं होगा, जब सारे पार्टिकल्स उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एक साथ स्टार्ट होगा। भाई अगर बात करोगे तो जब तुम हीट देना शुरू करोगे तो कुछ पार्टिकल्स को तुरंत मिल जाएगा उतना हीट ना, लेकिन यह तुरंत शुरू नहीं होगा। जब सारे पार्टिकल्स के पास आ जाएगी तब ये क्या करेंगे, एक साथ बदलना शुरू करेंगे। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, ढेर सारे लिक्विड में से जो पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल पर्याप्त ऊर्जा ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वे वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, वाष्प वाली अवस्था में जाते हैं। यहाँ दिया है फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज, पानी के लिए टेम्परेचर 373 केल्विन है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है। अब 100 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 373 केल्विन आंसर आ जाता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, बस वही कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी द्रव्य को उसके गैस वाली अवस्था में बदलने के लिए ली जाती हो, उसी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पर, मतलब उसके वातावरणीय दबाव और क्वथनांक बिंदु पे। बॉइलिंग को क्वथनांक कहते हैं, उबलने को। कैन आई डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बताया था वैसे ही आप लिख सकती हो। पार्टिकल्स इन स्टीम, कह रहा है भाप में जो कण होते हैं, दैट इज वाटर वेपर, जो पानी के भाप के कण है, एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। उसी तापमान का आप पानी ले लो 100 डिग्री सेल्सियस का, और उसी का भाप ले लो, भाप में ज़्यादा ऊर्जा होगी पानी की तुलना में। क्यों, कहाँ से होगी? क्योंकि जब पानी से भाप में बदला गया था तो बहुत सारी ऊर्जा को उसने सोखा था। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, पार्टिकल्स इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि जो भाप के कण हैं उन्होंने एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऊर्जा को सोखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, सॉलिड स्टेट को हीट करोगे लिक्विड स्टेट बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे फिर से क्या बन जाएगा, गैस बनेगा, गैस को कूल करोगे फिर से लिक्विड बनेगा, ठीक, और फिर लिक्विड को कूल करोगे फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपने देख लिया, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्टेट बदलती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर लिक्विड से गैस हो जाएगा, फिर टेम्परेचर घटाओगे तो गैस से लिक्विड होगा, फिर घटाओगे तो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को आप बदल सकती हो उसके तापमान में बदलाव करके, ठीक है, तापमान बदल दोगे तो अवस्था बदल जाएगी। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हमने ये सीख लिया कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, उन्हें हम सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं या फिर लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं, हीट का इस्तेमाल करके, ऊर्जा का या गर्मी का इस्तेमाल करके हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। यहाँ पे नोट है, नोट को जरूर ध्यान से पढ़ लो। केल्विन इज SI यूनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो केल्विन है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल, डेसिमल को खत्म करने के बाद
टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस। कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन में आपको बदलना है, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है, केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो आपको 273 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। केल्विन से सेल्सियस में बदलना है 273 घटा दो, बचा हुआ सेल्सियस आएगा। या फिर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंज टू लिक्विड स्टेट। कह रहा है अभी तो भाई पढ़े कि सॉलिड से लिक्विड होता है, फिर लिक्विड से गैस होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे सॉलिड से ठोस अवस्था से सीधे गैस वाष्पीय अवस्था में जाते हैं, गैस वाले अवस्था में चले जाते हैं। वैसे ही गैस अवस्था से फिर से वापस ठोस में चले जाते हैं, लिक्विड अवस्था उसमें आती नहीं है। अब उनके बारे में भी ज़रा पढ़ लेते हैं। एक एक्टिविटी करना है 1.13, टेक सम कैम्फर, कुछ कपूर ले लो, क्रश इट, इसको कूट दो, एंड पुट इट इन ए चाइना डिश, और एक इसको प्लेट में रखना है, चीनी मिट्टी के प्लेट में रख देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल, एक फनल को उल्टा करके रख दो ऊपर, ठीक है, और उसके मुंह पे प्लग कॉटन लगा दो, रुई लगा दो, ताकि भाप जो है वह बाहर न जा पाए गर्म करने पे। ये देख लो, कॉटन प्लग है, इन्वर्टेड फनल है, कैम्फर जो है यहाँ से भाप बन के उठ रहा है, फिर यहाँ चिपक रहा है। ये चाइना डिश है, बर्नर है। कह रहा है नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, अब धीरे धीरे गर्म करो और महसूस करो। क्या पता चलता है भाई, देखेंगे कि कैम्फर जो है पिघलेगा, सॉलिड से सीधे गैस बनेगा, यहाँ ऊपर आके फिर से ठंडा होकर यहाँ चिपक जाएगा, ठीक। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ पे सब्लिमेशन में लगेगा, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन आएगा सॉलिड से सीधे गैस में, ठीक है। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, और गैस से सीधे सॉलिड होगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में बदले, इट्स कॉल्ड डिपोजिशन, ठीक। सॉलिड से सीधे गैस बन जाए बिना लिक्विड बने, सब्लिमेशन कहेंगे। गैस से सीधे सॉलिड बन जाए बिना लिक्विड बने, उसको डिपोजिशन कहेंगे। तो यहाँ पे सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों ही चीज़ एक साथ आपको दिखा दिया गया है। चलो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब अगली वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। टेम्परेचर से क्या चेंज हो रहा था उसको हमने पढ़ा इस वीडियो में। अगली वीडियो में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारी मेहनत को सपोर्ट करिएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास अभी बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग रूम नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही उसको भी अरेंज करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।